बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो, आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसकी डोमेन कन्वर्ट हो जाती है एस डोमेन के अंदर। 4 ऑप्शंस गिवन है और इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। जब भी हम किसी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसकी डोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, यानी एस स्मॉल एस के साथ हम किसी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। नेक्स्ट आपको एक इंटीग्रल गिवन है एमसीक्यू नंबर 2 में, जो कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक है और साथ में फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। आपने सिंपली इसका जो है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हुए इसमें लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट, जो कि प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट की फॉर्म में है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो राइट आंसर आ रहा है, मेरे पास जो राइट आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मॉल ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सिंपल आपने इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और बाद में आपने इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट के दरमियान। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, एनी सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ एंड ओनली। कोई भी सिस्टम आपके पास स्टेबल कब कहलाता है? 4 ऑप्शंस जो गिवन है इनमें जो अगर मैं राइट आंसर की बात करती हूँ तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जब किसी भी सिस्टम के जो पोल्स हैं वो लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। आप जानते हैं इमेजिनरी और रियल एक्सिस कौन से होते हैं? रियल एक्सिस जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो जब भी सिस्टम के पोल जो है वो लेफ्ट साइड पर लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इमेजिनरी एक्सिस के, तो वो सिस्टम हमारे पास स्टेबल सिस्टम कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। टाइम डोमेन फंक्शन ऑफ एस ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज गिवन बाय, यानी कि ये जो आपको एस ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर नज़र आ रहा है ये किस फंक्शन की टाइम डोमेन है? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हुए हम जानते हैं, हम जब इन फंक्शंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फोरियर तो ये हमारे पास आ जाते हैं कोस साइन, कोस या साइन या फिर सिंपल साइन। तो अगर एमसीक्यू नंबर 4 के हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जो डोमेन है एस ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आपको सॉल्व करने से पता चलेगा ये कोस ए टी की डोमेन कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट व्हेन, जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एग्जिस्ट करेगी तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है? यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में है फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस। पीस वाइज मतलब हर पॉइंट पे हर एक जो स्टेप में फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में है द फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर सी में है द फंक्शन इज पीस वाइज डिस्क्रीट, फंक्शन डिस्क्रीट होगा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड बी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। किसी फंक्शन के को लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए या उसके लैप्लास होल्ड करने के लिए, उसका लैप्लास एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को पीसवाइज कंटिन्यूस होना चाहिए प्लस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं। एन इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट इनिशियली रेस्ट कंडीशंस इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू इट्स इनपुट एंड हेंस ऑल्सो रिगार्डेड एज। आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो है तस्करा यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। इम्पल्स रिस्पॉन्स हो किसी भी सिस्टम के अंदर और साथ में कहा जा रहा है इनिशियल रेस्ट कंडीशंस, यानी कि जो उसकी इनिशियली कंडीशंस है वो रेस्ट यानी 0 की फॉर्म में है और साथ में वो बेसिकली रिस्पॉन्स है किसी इनपुट का, यानी किसी पॉइंट सोर्स के थ्रू हम उसको इनपुट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो फंक्शन या वो आपके पास सिस्टम क्या कहलाएगा? ब्लैक्स फंक्शन, रेड्स फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन्स फंक्शन, क्योंकि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज हाईलाइट की है इम्पल्स रिस्पॉन्स, साथ में इनिशियली रेस्ट कंडीशन, साथ में रिस्पॉन्स टू इट्स इनपुट, तो ये प्रॉपर्टीज हैं ग्रीन्स फंक्शन की।
MCQ नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। विच प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके पास एग्जिबिट करती है, शो करती है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल के लिए। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऐसी प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, जो कि किसी भी सिस्टम को या किसी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वैल्यूड जो सिग्नल होल्ड करते हैं उनको एग्जिबिट करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। MCQ नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। DTFS मीन्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, जो कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में राइट किया है। ये इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कौन सी पॉसिबल रेंज जो है वो अलाउड होती है, 0 to 2 पाई या -पाई से 2 प्लस पाई, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से 2 पाई या -पाई से +पाई का इंटरवल जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है MCQ नंबर 9। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक सिग्नल। आपके पास जो है फोरियर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिग्नल होता है, नेचर ऑफ सिग्नल होता है डिस्क्रीट या पीरियोडिक सिग्नल, वो किस फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक, या फिर डिस्क्रीट एंड ए पीरियोडिक, कंटिन्यूस एंड ए पीरियोडिक, डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि दोबारा से रिपीट करती हूँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक सिग्नल। कि फोरियर रिप्रेजेंटेशन जो है किसी डिस्क्रीट और पीरियोडिक सिग्नल की क्या होती है। तो डिस्क्रीट जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस होता है फोरियर रिप्रेजेंटेशन में, और जो पीरियोडिक सिग्नल होता है वो पीरियोडिक ही रहता है फोरियर रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 10। विच आर द ओनली वेव्स दैट कॉरेस्पॉन्ड या सपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ फेज एंगल इन द लाइन स्पेक्ट्रा। इनमें से कौन सी जो वेव है वो सपोर्ट करती है या कॉरेस्पॉन्ड करती है मेजरमेंट करने के लिए फेज एंगल की लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोसाइन वेव। कोज वेव्स जो है वो ऐसी वेव्स हैं जो सपोर्ट करती हैं, कॉरेस्पॉन्ड करती हैं किसी भी फेज एंगल को लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 11। विच काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा इज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ पोलर फोरियर सीरीज मेथड। पोलर फोरियर सीरीज मेथड को यूज करते हुए कौन सा स्पेक्ट्रा है जो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हम कंटिन्यूस सिग्नल के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास डिस्क्रीट इन नेचर। राइट आंसर इज डिस्क्रीट इन नेचर। ऐसा हम स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हैं जो कि जिसकी नेचर आपके पास डिस्क्रीट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 12। विच टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज अलाउज टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज बाय प्लॉटिंग द डबल साइडेड स्पेक्ट्रम फॉर द एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज करने के लिए और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से प्लॉट या ग्राफ को प्लॉट करने के लिए डबल साइडेड जो स्पेक्ट्रम यूज होता है किस टाइप की फोरियर सीरीज कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, पोलर फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं हाईलाइट करती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। यानी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज सपोर्ट करती है नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए और पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज करने के लिए बाय ड्राइंग द डबल साइडेड स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट है MCQ नंबर 13। व्हाई आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फेज शिफ्ट्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली इन एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा। जो नेगेटिव या पॉजिटिव फेज शिफ्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए, उनमें जो एम्पलीट्यूड और स्पेक्ट्रा होता है वो क्या डिफाइन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है उसको हाईलाइट कर देती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन द सिमेट्री ऑफ द फेज स्पेक्ट्रम।
यानी फेज स्पेक्ट्रम के अंदर जो सिमेट्री होती है उसको मेंटेन करता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड रखता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14, लप्लास ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली एन। जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इसकी बेसिकली जो नेचर है वो किस टाइप की है, एल्जेब्रिक है, रैशनल है, इंटीग्रल है या डिफरेंशियल है। तो वो बेसिकली राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की जो फॉर्म या नेचर रखता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 15, ट्रांसफॉर्मेशन इन विच फंक्शन in one space is transformed to another space by process of integration that involves kernel is termed as। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें फंक्शन जो है एक स्पेस से दूसरी स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और प्रोसेस जो है इंटीग्रेशन का वो इस तरह से होता है कि उसमें एक फंक्शन या एक टर्म जो है कर्नल होल्ड कर रही होती है। तो इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रैशनल कहते हैं, या इंटीग्रल कहते हैं, या डिफरेंशियल। तो इसका भी राइट आंसर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, या ये मैंने आपको करवाए थे कंटोर इंटीग्रल्स, तो उसमें मैंने कर्नल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये आपके पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने टी के रिस्पेक्ट इवन फंक्शन डिफाइन करना है, ये बताना है कि कौन सा इनमें से इवन फंक्शन है। आप टी की वैल्यू को वेरी करके देखेंगे तो आपके पास जो राइट आंसर रहेगा या जिस ऑप्शन के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो इवन रहेगा तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी टी स्क्वेयर। टी की यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन आपके पास इवन ही रहेगा। बाकी जो अदर ऑप्शन है इनमें से आप टी की वैल्यू को वेरी करके देख सकते हैं, आपके पास फंक्शन जो है वो इवन नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 17 की बात करते हैं, विच इज और आर द मैंडेटरी कंडीशन और कंडीशंस टू गेट सेटिस्फाइड बाय द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन। यानी कि आपको डिस्टॉर्शन लेस मतलब ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें कि कोई रुकावट ना हो, जिसमें टूटे टूटे जो है या टूटा फूटा या तोड़ फोड़ के साथ आपके पास मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है या ज़रूरी है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों का जो कंसीक्वेंसेस है वो उनको कंबाइन करते हुए हमारे पास कंडीशन बनती है, जिसमें एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए तमाम फ्रीक्वेंसीज के लिए। इसके अलावा जो फेज शुड बी लीनियर विद फ्रीक्वेंसी पासिंग थ्रू जीरो। जबकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पास कर रही हो जीरो से स्टार्ट कर रही हो, तो जो फेज है वो लीनियर होना चाहिए तमाम फ्रीक्वेंसीज के लिए, हर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसलिए हम इसका ऑप्शन जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, विच प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म गिव्स राइज टू एन एडिशनल फेज शिफ्ट ऑफ। फेज शिफ्ट की वैल्यू आपको गिवन है -2 पाई एफ टी डी, वेयर टी डी रिप्रेजेंट्स द फेज शिफ्ट, और ये जो है जनरेट होती है टाइम डिले के लिए। टी डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम डिले को, और 2 पाई एफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को इन द कम्युनिकेशन सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग एन एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो है प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है कि आपके पास फेज शिफ्ट जनरेट होता है टाइम डिले के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम वो किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है या एग्जिबिट करता है, टाइम स्केलिंग, लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग या डुअलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टाइम शिफ्टिंग जो है वो आपके पास अकर होता है फेज शिफ्ट -2 पाई एफ टी डी के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19, फॉर अ नॉन नेगेटिव रियल कांस्टेंट n, एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं होगी n, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन आपको नजर आ रही है 1 - x² y डबल डेरिवेटिव -2x y सिंगल डेरिवेटिव प्लस n इंटू एन प्लस 1 y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, जबकि n आपके पास इक्वल टू 0 यानी कि नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आपके पास 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस फॉर्म की इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है, 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें जो राइट आंसर उसको हाईलाइट कर रही हूँ वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेजेंडर इक्वेशन। दिस इक्वेशन हैविंग द फॉर्म ऑफ लेजेंडर इक्वेशन।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल P2 ऑफ x इज। तो मैंने लेजेंडर पोलिनोमियल्स आपको ड्राइव करवाए थे एक लेक्चर में, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा से वो लेक्चर देख सकते हैं। P2 ऑफ x के लिए जो यहाँ पे वैल्यू होगी लेजेंडर पोलिनोमियल के लिए, उसको हाईलाइट कर रही हूँ, वो है आंसर एमसीक्यू नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, 1/2 3x² - 1। ये आपके पास लेजेंडर पोलिनोमियल कहलाता है P2 ऑफ x के लिए, यानी कि जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास P ऑफ x की वैल्यू 1/2 3x² - 1 आ जाती है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 21। यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है 2x² - 4x + 3 की फॉर्म में, और आपने इसका लेजेंडर पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। लेजेंडर पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का जो है तरीका, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ अलग से बॉक्स में। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है और जो राइट आंसर है उसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। राइट आंसर इस फंक्शन के लिए जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी में 1/3 4p2 - 12p1 + 11p2। यहाँ पे p2 p1 p0 जो है, ये p0 जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेजेंडर पोलिनोमियल्स को, और ये इस फंक्शन का जो है राइट आंसर है। किस तरह से राइट आंसर है, मैं जो इसका आंसर है वो आपको यहाँ पे शो करवा रही हूँ इधर बॉक्स के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फंक्शन मैंने जो गिवन किया हुआ है उसको लिख दिया है f(x) 2x² - 4x + 3, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब जब मैंने लेजेंडर पोलिनोमियल्स ड्राइव करवाए थे तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था Pn ऑफ x = 1/2 n का फैक्टोरियल, और साथ में मल्टीप्लीकेशन था डेरिवेटिव ऑफ x² - 1 n। और मैंने कहा था यहाँ पे आप n की जो वैल्यू है वो 0 से ऑनवर्ड सेट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं सेट करेंगे, लेकिन 0 से ऑनवर्ड तमाम पॉजिटिव वैल्यू सेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे n को = 0 पुट करते हैं इसी फार्मूला के अंदर, तो आप जानते हैं P0 या P0 की वैल्यू 1 आ जाती है। जब आप 1 पुट करेंगे इसी फार्मूला में तो x आएगा, जब 2 पुट करेंगे तो 1/2 3x² - 1, और यही वैल्यू यानी P0 P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, ये तमाम वैल्यूज आपके पास लेजेंडर पोलिनोमियल्स कहलाती हैं। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20 और 21 का आंसर है। और दूसरा जो 21 कैसे ड्राइव करना है, आप देखें, आप जानते हैं कि आपने लेजेंडर पोलिनोमियल्स फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ से आप x² और x³ की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही P1 ऑफ x है, और 1 जो होगा उसको हम P0 ऑफ x कहेंगे। लेकिन x² और x³ की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से आप देखें, जब x² फाइंड आउट करते हैं तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये +1 उधर जाकर जो है -1 का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरे पास x² की वैल्यू आ जाती है इस वाले फार्मूला को रीअरेंज करने से। सिमिलरली P3 वाले फार्मूला को जब मैं रीअरेंज करूंगी तो यहाँ से मेरे पास x³ की वैल्यू आ गई थी। तो इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे इसके अंदर यूज किया है। कैसे यूज किया, जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन हो, आप उसमें जो भी हायर पार हो, फॉर एग्जांपल आपको x4 गिवन हो, x5 गिवन हो फंक्शन में, तो आप वहां तक लेजेंडर पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करेंगे और देन फिर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पार x² थी तो उसकी मुझे यहाँ पे वैल्यू की जरूरत है। x³ मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए बता दिया है, यहाँ पे इस फंक्शन में इसकी जरूरत नहीं थी। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी 2 एज इट इज आ गया, और x² की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट करके, और -4 और x की जगह पे उसकी वैल्यू P1 ऑफ x यहाँ पे मैंने पुट कर दी। +3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 की जगह पे मैंने P0 ऑफ x उसके साथ जो है वो पुट कर दिया। बाद में आप क्या करेंगे, आप रेंज कर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तमाम के साथ, दोनों फैक्टर के साथ, और ये वैल्यूज एज इट इज। बाद में आप कंबाइन कर लेंगे P0 और P0 वाली वैल्यू को P2 और P1 वाली वैल्यू को वैसे साइड पे कर लेंगे, तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। लेकिन आप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो आंसर है वो 1/3 कॉमन है, यहाँ पे 3 नहीं था, तो हम इस पूरे का जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो, आप उससे लेजेंडर पोलिनोमियल्स इस फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास एमसीक्यू नंबर 22। एमसीक्यू नंबर 22 में आपसे पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है। पीरियोडिक फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमेशा पीरियोडिक फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2π से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी करेक्ट हो सकता था अगर यहाँ पे
राइट हैंड साइड वाले फंक्शन में माइनस ना होता, यानी ये पॉजिटिव एफ ऑफ टी होता, तो ये भी आपके पास पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन कहलाता था। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 23, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ रियल वैल्यू टाइम सिग्नल हैज़। किसी भी रियल वैल्यू टाइम सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की सिमेट्री किस टाइप की होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्जुगेट सिमेट्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24, a signal xt has a Fourier transform s omega. If xt is real and odd function of t, then x omega is। आपको एक सिग्नल गिवन है xt, उसका आपने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ओमेगा फाइंड आउट किया है। एक्स टी जो है वो रियल और ओड फंक्शन है टी का, तो फिर एक्स ओमेगा क्या होगा? तो एक्स ओमेगा जो है वो इमेजिनरी एंड ओड फंक्शन ऑफ ओमेगा कहलाएगा। जब आपके पास ये फंक्शन रियल हो तो डेफिनेटली दूसरा फंक्शन जो है वो आपके पास इमेजिनरी होगा, और अगर फंक्शन ओड है तो दूसरा फंक्शन भी ओड ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 25, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एंड। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक फंक्शन का, वो उसका जो रिजल्ट है वो होता तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक ही है, साथ में वो क्या होता है? तो जो इनमें से आपके पास ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो रियल आपके पास होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 26, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज। कोई भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल ले सकते हैं, उसकी जो है फॉर्म वो किस टाइप की होती है, या वो किस फॉर्म को सेटिस्फाई करता है? कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर गेट, इम्पल्स या सीरीज ऑफ इम्पल्सिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्पल्स को फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल सिग्नल पोजेस करता है या रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज ऑल्सो नाउन एज। मैंने जब लेक्चर दिया था मैंने बताया था डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कहते हैं, इसलिए एमसीक्यू नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 28 एमसीक्यू, बेसल फंक्शन इज अ काइंड ऑफ फंक्शन। जो बेसल फंक्शन ये किस टाइप का या किस काइंड का, किस किस्म का फंक्शन कहलाता है? तो हम जानते हैं इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है एमसीक्यू नंबर 28 का। बेसल फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 35 की बात करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल एक्स एज। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो जो आपको इस तरह से एल लिखा हुआ नज़र आता है, ये क्या कहलाता है, या ये क्या किस तौर पे ये बिहेव करता है? इस तरह आपको ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ गिवन होता है, साथ में लैप्लास लिखा होता है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है ब्रैकेट के अंदर, तो ये लैप्लास जो एल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? तो ये आपके पास वेरिएबल होता है, ऑपरेटर होता है, फंक्शन होता है या नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेयर एल इज अ लैप्लास ऑपरेटर। तो या इसको आप सिंपल ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 36, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स का मतलब वन, यूनिट का मतलब वन होता है, तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जो लैप्लास है आपके पास वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी इक्वल टू वन ही होता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 37, नॉन लीनियर सिस्टम कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म बिकॉज। जो नॉन लीनियर सिस्टम होते हैं उनको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से एनालाइज नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस होती हैं नॉन लीनियर सिस्टम्स के अंदर, तो इसलिए हम उनको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से नहीं एनालाइज कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस पहले से गिवन होती हैं, या हमें उनका पता होना ज़रूरी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। जबकि नॉन लीनियर जो सिस्टम्स होते हैं उनमें आपको जो है इनिशियल कंडीशंस गिवन नहीं होती, या जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो ज़ीरो की फॉर्म में नहीं होती। इसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर 38, द नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज द एब्सोल्यूट इंटेग्रेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ टी ई पर रेज टू माइनस सिग्मा टी। आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी ई पर रेज टू माइनस सिग्मा टी की फॉर्म में, आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म चेक करना है एब्सोल्यूट इंटेग्रेबिलिटी के लिए, और इसकी जो कंडीशन होगी नेसेसरी कंडीशन, कंपल्सरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस के लिए वो क्या होगी? ट्रू होगी, फॉल्स होगी, नन, नॉट ऑलवेज, या नथिंग टू से। तो ये आपके पास जो है इसकी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए
MCQ नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज द एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द फंक्शन, और इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है कन्वर्जेंस के लिए वो ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट है MCQ नंबर 39, लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज गिवन बाय। किसी भी फंक्शन के लैप्लास को आप किस फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे आपको जो है वो डिफाइन किया जा रहा है। इनमें से कौन सा जो है, जिन्होंने लैप्लास से फेमिलियर हैं, जिन्होंने लैप्लास के मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं या लैप्लास के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे कोई फंक्शन एफ ऑफ टी का आप लैप्लास जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एफ ऑफ एस, यानी कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिस फंक्शन से, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ एस से, और जिस फंक्शन का फाइंड आउट कर रहे हैं यानी एफ ऑफ टी का, उसको आप इंटीग्रेशन में लिखते हैं, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक आप इंटीग्रेशन करते हैं, और ई पर रेज़ टू माइनस एस टी जो है वो हर एक फंक्शन के साथ जो है वो फार्मूला के तौर पर आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 40, एन इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट इनिशियली रेस्ट कंडीशन इज बेसिकली। जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है किसी भी सिस्टम में और इनिशियली रेस्ट कंडीशन यानी कि कंडीशन जो है वो इनिशियली 0 है, तो वो फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ईलर्स इंटेग्रल, फैक्टोरियल फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने ग्रीन फंक्शन करवाते हुए आपको बताया था। तो ये जो यहाँ पे कंडीशन या डेफिनेशन हाईलाइट की गई है ये फुलफिल करती है ग्रीन फंक्शन को। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास MCQ नंबर 29, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P ऑफ X इन लेजेंडर इक्वेशन। तो अभी मैंने जो है सॉल्व भी किया है और बताया भी है कि लेजेंडर इक्वेशन के अंदर जब हम P ऑफ X को सॉल्व करते हैं तो उसको हम किस फंक्शन के थ्रू करते हैं, हम उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो है ऊपर पार होती है वो n होती है, और n को फिर हम वेरी करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, और इस तरह से हम P की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो जो जनरल है P ऑफ X वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है लेजेंडर इक्वेशन के लिए। MCQ नंबर 30, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज अ फंक्शन। जो आपके पास होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है उनको हम किस फंक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या इन दोनों में जो है कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि हम जानते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनकी राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 होती है, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनकी राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 नहीं होती, कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है, और सिंपली हम उसको कह देते हैं आर ऑफ एक्स फंक्शन। तो आर ऑफ एक्स आपके पास स्टूडेंट्स ये जो है, आप इसको अगर जनरली रिप्रेजेंट करें तो आप इस तरह से इसको सिंपली आर ऑफ एक्स कह देते हैं, राइट हैंड साइड पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। और इस आर ऑफ एक्स की जगह पे आगे कुछ भी हो सकता है, कोटेंजेंट भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है, या कुछ भी और वेरिएबल एक्स वाई जी हो सकता है। तो इसलिए किसी एक फंक्शन से हम इसको नहीं कह सकते कि इसके थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MCQ नंबर 31, द सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो राइट आंसर है हर्माइट। अगर आपने वो किया होगा तो आपको पता होगा कि वो इक्वेशन जो है रिजेंबल करती है हर्माइट इक्वेशन से। नेक्स्ट MCQ नंबर 32, द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन। ऑड पीरियोडिक फंक्शन जो होता है उसकी फोरियर सीरीज साइन की फॉर्म में होती है, जबकि जो इवन फंक्शन होता है उसकी फोरियर सीरीज जो होती है वो कोसाइन या कोस की फॉर्म में होती है। MCQ नंबर 33, अ डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स अस। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें वेरिएबल भी देते हैं रिजल्ट के तौर पर, कांस्टेंट भी देते हैं, तो इसलिए मैं उसको फंक्शन MCQ 33 का जो आंसर मैं सी को हाईलाइट कर रही हूँ कि फंक्शन जो है वो कम्बिनेशन हो सकता है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का। 34 MCQ, अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट व्हेन। किसी फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, अगर वो फंक्शन लीनियर होगा और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर रखता होगा। तो इस तरह से MCQ 34 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 41, यूनिट स्टेप फंक्शन इज ऑल्सो नाउन एज। तो ये आपके पास हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहलाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी,
MCQ नंबर 42 नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हैज़ आ फॉर्म ऑफ। जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं ये किस फॉर्म को सेटिस्फाई करती हैं? बेसल, लेजेंडर, सोर्स, न्यू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी MCQ नंबर 42 का, जो कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की फॉर्म है वो है लेजेंडर फॉर्म होती है, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 होती है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 43 फाइंड Bn इफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र। आपने Bn फाइंड आउट करना है। फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्र गिवन है, तो Bn का आप फार्मूला लगाएंगे An, जो कि मैंने फोरियर सीरीज में आपको ड्राइव करवाए थे, इलस फार्मूला A0 An Bn। तो उसके लिए उसमें Bn के फार्मूला में आप f ऑफ x की जगह पे एक्स स्क्र पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 0 आंसर। तो ये हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट है MCQ नंबर 44 इफ द फंक्शन f ऑफ x इज इवन इन फोरियर सीरीज देन डैश बिकम 0। फंक्शन f ऑफ x के अंदर जो है ये फंक्शन आपके पास इवन होगा तो फिर फोरियर सीरीज का कौन सा पार्ट जो है वो इक्वल टू 0 होगा? आप जानते हैं कि जब फंक्शन ओड होता है तो भी आपके पास एक पार्ट इक्वल टू 0 होता है, और जब फंक्शन आपके पास इवन होता है तो भी आपके पास एक पार्ट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Bn जो है 0 होता है जब आपके पास फंक्शन f ऑफ x इवन होता है फोरियर सीरीज के अंदर, तो Bn इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से जब फंक्शन आपके पास ओड होता है तो फिर An इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 45 द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन इवन पीरियोडिक फंक्शन कॉन्टेन्स। तो इवन फंक्शन के लिए जो है ये मैंने सारे आपको इवन ऑड फंक्शन फोरियर सीरीज के लिए ड्राइव करवाए हुए हैं, तो आप जानते हैं उस नॉलेज के थ्रू कि जो इवन पीरियड फंक्शन होता है फोरियर सीरीज के लिए उसमें सिर्फ कोसाइन या कोज की टर्म अपेयर होती हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉर इवन फंक्शन कोज टर्म, फॉर ऑड फंक्शन साइन टर्म। नेक्स्ट है MCQ नंबर 46 ग्रीन फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको फुलफिल करेगा? ग्रीन फंक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है पॉइंट सोर्स के लिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन ग्रीन फंक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बिकम्स। ग्रीन फंक्शन के लिए जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है वो इक्वल टू 0 हो जाती है, या हम उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा MCQ नंबर 47 का। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास MCQ नंबर 48 स्टर्म लाइवलीज इक्वेशंस के बारे में है। मैंने आपको ये करवाया था ये आर्टिकल भी। स्टर्म लाइवलीज ऑपरेटर इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइन ऑन द इंटरवल। जो स्टर्म लाइवली ऑपरेटर होता है ये आपके पास सेल्फ एडजॉइन ऑपरेटर कहलाता है किस इंटरवल के लिए? तो इसका इंटरवल होता है a लेस देन x लेस देन b। MCQ नंबर 49 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इन हर्माइट इक्वेशन। अभी हमने p ऑफ x जो है लेजेंडरी इक्वेशन के लिए निकाला था या बताया था, जो कि p ऑफ x रिप्रेजेंट करता है उसके पोलिनोमियल को, वो था लेजेंडरी इक्वेशन के लिए। अब हर्माइट इक्वेशन के लिए पूछा जा रहा है, लेजेंडरी के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और हर्माइट इक्वेशन के लिए ये e पर रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है, विच इज़ ऑल्सो नाउन एज वेटिंग या वेगिंग फंक्शन। इसको जो है वेट जो होता है ना, वेट से ये निकला है वर्ड वेटिंग फंक्शन। तो ये हर्माइट इक्वेशन में p ऑफ x की वैल्यू e पर रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है एक फंक्शन है e पर रेज़ टू kt की फॉर्म में, आपने इसका लप्लास जो है ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाते हुए। तो जो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी 1 ओवर s माइनस के। जो भी यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट गिवन हो, k गिवन हो, a गिवन हो, e गिवन हो, जो भी यहाँ पे e की पावर में t के साथ गिवन हो कॉन्स्टेंट, वो s के बाद s जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट कहलाता है और उसके बाद वो माइनस की फॉर्म में आ जाता है s माइनस के। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MCQ नंबर 51 डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रांसफॉर्म। किस टाइप की ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप फोरियर या लप्लास दोनों में से कोई भी अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस और अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन और कंडीशन लप्लास या फोरियर में से कोई भी अप्लाई करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 52 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन इज नाउन एज। जब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो है आप 2 टाइप का जो है रिजल्ट गेट करते हैं या 2 स्टेप में रिजल्ट गेट करते हैं। जो आपके पास फर्स्ट काइंड बेसल डिफरेंशियल फंक्शन कहलाता है या सेकंड काइंड बेसल डिफरेंशियल फंक्शन कहलाता है, और सेकंड काइंड जो फंक्शन होता है उसको न्यूमन फंक्शन भी कहते हैं। तो इसलिए इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है बेसल इक्वेशन का वो आपके पास
न्यूमन फंक्शन भी कहलाता है। MCQ नंबर 53, इफ द फंक्शन f of t इक्वल टू 1 देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज। फंक्शन अगर आपको 1 गिवन हो तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 1/s। अगर आपके पास फंक्शन t हो तो उसका 1/s स्क्वायर होता है, 1 का 1/s होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। MCQ नंबर 54, सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इनका सोल्यूशन आपके पास फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, या ये तमाम ही होता है। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कांस्टेंट। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास कांस्टेंट होता है, या आप उसको कह सकते हैं इक्वल टू 0। आप इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू 0 करते हुए। स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे पेपर के लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे जो है लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट किया कीजिए और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ तो आपकी तरफ से ये जो लाइक शेयर है या कमेंट है या चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये मेरे लिए जो है वो करेज का काम करता है, हिम्मत का काम करता है और अप्रिसिएशन का काम करता है। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।